सभी को नमस्कार। लाइफ प्रोसेस में अपनों ने लास्ट में बात कर ली थी श्वसन तंत्र के बारे में और उससे पहले बात की थी अपनों ने रक्त परिसंचरण तंत्र। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा, उत्सर्जन तंत्र। तो इसमें अपने बात करेंगे किडनी के बारे में और उत्सर्जन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं वो भी अपने बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे बात करते हैं अपने किसके बारे में, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना शरीर में जो भी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन। तो ये अपने को डेफिनेशन ध्यान रखनी है। शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाएगा, आपका उत्सर्जन। ठीक है। अब इसमें बात करें अपने जीवों के आधार पर जो उत्सर्जन है वो कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखना ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार किसके आधार पर, जीवों के आधार पर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अपने, एक तो आ जाएगा अमोनिया टैलिक, अमोनिया टैलिक या अमोनियोटैलिक, और एक आ जाएगा यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास यूरिक टैलिक। देखो जैसा नाम है वैसे इसमें अर्थ समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, अमोनिया, तो इसका मतलब किसका उत्सर्जन करता है, अमोनिया का। यूरिया यानी यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिक यानी यूरिक अम्ल का क्या करता है, उत्सर्जन। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन पता चल जाएगा। ये तो क्या करता है, ये अमोनिया का क्या करता है, उत्सर्जन, अमोनिया का उत्सर्जन। और ये किसका उत्सर्जन करेगा, तो ध्यान रखना ये क्या है, यूरिया। और लास्ट में आ जाएगा आपके पास यूरिक अम्ल। ठीक है। अब इसमें बात करें अमोनिया टैलिक, तो ये उत्सर्जन कौन कौन करता है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, अमोनिया की उत्सर्जन के लिए आपको अधिक पानी की क्या होगी, आवश्यकता। ठीक है। तो यहाँ पे अपने ध्यान रखें एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा एक तो मछलियाँ, क्योंकि मछलियाँ का होती है पानी में, और इससे जुड़ी हुई चीज जलीय कीट। ठीक है। और एक जैसे आपने देखा होगा मेंढक का लार्वा, वो भी किस में आ जाएगा, अमोनियोटैलिक, मेंढक का लार्वा। तो ध्यान रखना अमोनियोटैलिक में क्या होगा, उत्सर्जन हेतु अधिक पानी की क्या होगी, आवश्यकता। फिर आ जाता है आपके पास यूरियोटैलिक, तो यहाँ पे किसका उत्सर्जन करता है, यूरियो। तो ध्यान रखना यूरिया क्या होता है, अमोनिया से कम हानिकारक होता है। सबसे हानिकारक कौन सा होगा, अमोनिया, उससे कम कौन सा होगा, यूरिया। तो ध्यान रखना इसमें पानी क्या अधिक आवश्यकता होती है, इसमें इसके मुकाबले क्या होता है, पानी कम चाहिए होता है। तो ध्यान रखना इसमें एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान रखें। तो ध्यान रखना कौन से जीव, स्तनधारी जीव। स्तनधारी में आ जाएंगे कौन, मानव। उसके बाद देखो आपके पास कौन सा है, यूरिकोटैलिक, यानी किसका उत्सर्जन करते हैं, ये यूरिक अम्ल का। तो ध्यान रखना यूरिक अम्ल क्या होता है, अमोनियोटैलिक और यूरियोटैलिक, इन दोनों के मुकाबले क्या होता है, ये कम विषैला पदार्थ होता है। तो सबसे कम पानी की आवश्यकता किसे होती है, यूरिकोटैलिक। तो इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखें, इसमें आ जाएंगे पक्षी, और जैसे जितने भी सांप है जिनको बोलते हैं सरीसृप। ठीक है। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके यूरिकोटैलिक। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता किस में होती है, अमोनियोटैलिक में, और सबसे कम किस में होती है, यूरिकोटैलिक में। तो यहाँ पे हानिकारक की बात करी रहे थे अपने, हानिकारक यानी सबसे ज़्यादा विषाक्त। तो इनका क्रम ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सा होगा, अमोनिया, उसके बाद यूरिया,
लास्ट में सबसे कम हानिकारक कौन सा होगा? यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये है जो अपने को ध्यान रखना है। अब जैसे अपने एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे कि वो सर्जियन कौन से किसके क्या है, उससे पहले अपने को ध्यान रखना है। जैसे अपनों ने एक पढ़ा था सीप व घोंघा, तो सीप व घोंघा इसका ध्यान रखना, उत्सर्जन कैसे करता है ये? एमिनो अम्ल का, एमिनो अम्ल। और जैसे मकड़ी होगी, मकड़ी किसका उत्सर्जन करती है? तो उत्सर्जन करती है ग्वानिन का। तो ये तो बात होगी इन दोनों के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं तब यहाँ पे अपनों ने ऐड कर दिए। ठीक है, उत्सर्जन पढ़ ही रहे हैं तो इसके साथ अपने ध्यान रखें। अब अपने को ध्यान रखना उत्सर्जी, उत्सर्जी अंग। देखो उत्सर्जी अंग के बारे में बात करें तो इसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा जीव किसके द्वारा उत्सर्जन करता है। जैसे बात करें एक कोशिकीय जीव, तो ये किसके थ्रू उत्सर्जन करते हैं? तो ध्यान रखना त्वचा से। त्वचा से भी कैसे? विसरण के द्वारा। तो विसरण और परासरण, ये दो टॉपिक अपने जो अपने पढ़ेंगे पाठकों में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जीव जिसको बोलते हैं सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। और ये किसके द्वारा उत्सर्जन करता है? कोशिकाओं के द्वारा। और एक आता है प्लेट हेल्मिंथेस, प्लेट हेल्मिंथेस। तो किसके द्वारा उत्सर्जन करता है? तो लास्ट में ध्यान रखो जैसे, जैसे ज्वाला कोशिका, ज्वाला कोशिका। उसके बाद बात करें एक आता है एनेलिडा, जिसको क्या बोलते हैं? केंचुआ भी बोलते हैं अपने, एनेलिडा। तो ये किस द्वारा करेगा? तो ध्यान रखना किसके द्वारा? नेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया द्वारा। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना फोड़ा, फोड़ा। तो ये किसका उत्सर्जन करेगा? तो ध्यान रखना मेलपेगी इकाई, मेलपेगी इकाई। लास्ट आ जाता मोलास्का, मोलास्का में किसके द्वारा? मूत्र अंग द्वारा। लास्ट में आ जाएगा आपके पास केशुरुकी, जिसको क्या बोलते हैं? मानव। और मानव का उत्सर्जन क्या आपके पास? किडनी। तो अपना मेन टॉपिक अगला कौन सा होगा? किडनी, यानी अपने किसके बारे में पढ़ेंगे? वृक्क। तो इसके बारे में पढ़ना अपने को। देखो ये मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एनेलिडा, प्लेट हेल्मिंथेस, सिलेंडेटा, इनके बारे में क्या है? जो अपना जैव विविधता का टॉपिक था रीट में, इस बार तो नहीं है, तो जो भी अपने पिछली बार टॉपिक था उससे अपनों ने यहाँ से निकाले उत्सर्जियाँ। तो कई बार डायरेक्ट ऐसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे तब भी अपने को ध्यान होना चाहिए। तो अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? किडनी। तो स्टार्ट करते हैं किडनी। किडनी या इसको क्या बोलते हैं? वृक्क। देखो किडनी की बात करें तो किडनी अपने शरीर में कितनी होती है? ये तो सभी को होता है। संख्या में कितनी होती है? 2। तो ध्यान रखना संख्या में कितनी होती है? 2। ठीक है, उसके बाद बात करें ये स्थित कहाँ होती है? तो ध्यान रखना उदर गुहा, जो अपना अमाशय होता है तो उसके नीचे, उदर गुहा के नीचे। अगर आपसे पूछ ले इसका आकार बताओ कैसा होता है? तो आकार कैसा होता है? सेम के बीज के जैसा। तो इसकी सब्जी भी बनती है तो उसके बीज के आकार के जैसा। ठीक है, जैसे अपने ने देखा होगा इस प्रकार ऐसा बीज होता है, यानी इसके आकार के जैसा आपको दिखाई देगा। भार की बात करें तो भार कितना होता है नॉर्मल? तो ध्यान रखना 140 ग्राम। ठीक है,
अब इसके कई बार क्या होता है माप भी पूछ लेते हैं, तो ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें आप लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई करते हैं ना अपने, तो ध्यान रखना कितना होता है 12, तो लंबाई 6 चौड़ाई और ऊंचाई कितनी 3, तो 12 6 3 लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये तो बात होगी किडनी के बारे में बेसिक जो स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके कार्य की, इसका मेन कार्य क्या है। तो कार्य की बात करें तो मेन तो काम ये है, रुधिर को क्या करते हैं छानता है, यानी रुधिर को छानना, रुधिर को छानना, तो मेन तो काम यही है। उसके थ्रू और बात करें ये किसका नियंत्रण करना है, तो ध्यान रखना प्रासरणीय, प्रासरणीय क्रियाओं का क्या करता है ये नियंत्रण। तो प्रासरणिक क्रियाएं क्या होती हैं, एक तरह से ध्यान रखो हार्मोन का नियंत्रण करती है, किसका हार्मोन का, और हार्मोन भी कौन सा एडीएच, एडीएच। ठीक है, जैसे आपने हाइपोथैलेमस में पढ़ा था वहाँ पे एडीएच हार्मोन पढ़ा था, तो ये उसका क्या करता है नियंत्रण करता है। और सबसे बड़ी बात ये जल और लवण का क्या करता है संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो अपने जैसे डायग्राम की बात करें तो ये जैसे आपके पास देखो किडनी कितनी है 2 है, संख्या 2 है यहाँ पे अपने पास, और इसके ऊपर एक ग्रंथि पड़ी थी अपना एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, जिसको अपने पढ़ा था 3F 4F ग्रंथि भी किसे कहते थे एड्रिनल ग्रंथि। अब इसमें अपने को ध्यान है ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं महाशिरा, क्या बोलते हैं इसको महाशिरा, यह है महाशिरा। और ये रेड में जो आपको दिखा रहे हैं ये यहाँ पे महाधमनी। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं पिरामिड, ये जो आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं पिरामिड, पिरामिड या इसको बोलते हैं पिरामिड, पिरामिड से याद रखना पिरामिड, आकृति जैसे उसी प्रकार। फिर आपको ये बाहर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये वाली, तो ये बाहर की जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल का जो बाहरी आवरण है वैसा ही इसको दिखाई देता है। और यहाँ पे बाकी आपको लिखा ही हुआ है ये मेंडुला है, खाली भाग को क्या बोलते हैं कोर्टेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है जो ये यहाँ से जुड़ जाती है इस भाग को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना इस भाग को बोलते हैं बेलिनिया, बेलिनाई की नलिका। ठीक है, और जैसे ये जिससे जुड़ी होती है ये जो आपको भाग दिख रहा है, जैसे ये पिरामिड दिख रहा है आपको, ये पिरामिड और ये पिरामिड, फिर ये इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये जो आपको भाग दिख रहा है जुड़ा हुआ इसको बोलते हैं वर्तनी के स्तंभ, वर्तनी के स्तंभ। तो इसमें तो क्या दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये ध्यान रखना ये ऐसे जुड़ा होता है 2 पिरामिडों से जिसको बोलते हैं वर्तनी के समान। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को यही ध्यान रखना है मेन जो पिरामिड जो आपके पास ये आकृति दी बाहरी आवरण कैप्सूल है, बेलनी की नलिकाएं, ये जो वर्तनी के स्तंभ आगे क्या है सूक्ष्म नलिकाओं में बढ़ जाती है, फिर वो संयुक्त होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है बेलिनाई की नलिका में, फिर ये आगे किस में चली जाती है ये बन जाती है मूत्र वाहिनी। और मूत्र वाहिनी ये कहाँ पे खुलेगा मूत्राशय में, और यहाँ से क्या आपका मूत्रमार्ग। ठीक है, तो ये किडनी का स्ट्रक्चर है जो अपने को ध्यान देना है। तो अपने बात कर रहे थे कार्य के बारे में, तो कार्य लास्ट में अपने बात की थी, तो ये किसका नियंत्रण करने की जल व लवण का। ठीक है, और ध्यान रखें एक हार्मोन का स्त्राव करती है जिसको बोलते हैं इरोथ्रोन, इरोथ्रोपोरेटिन। हार्मोन का क्या करती है स्त्राव। ठीक है, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन ये क्या करता है, ये करता है आरबीसी का निर्माण को प्रेरित करता है, जो आरबीसी बनता है उसको क्या करता है एक्टिव करता है, कौन इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। तो ध्यान रखना अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में आरबीसी निर्माण के, आरबीसी निर्माण को क्या करता है प्रेरित। ठीक है, और जो आपके पास किडनी इसका कार्य एक और है ये रेनिन हार्मोन को भी क्या करता है प्रेरित। प्रेरित का मतलब ये है जैसे ये मान लो जैसे आपके सामने मिठाई पड़ी है, तो मिठाई आपको क्या कर रही है प्रेरित करिए कि मुझे खाओ,
तो वही है, रेनिन हार्मोन को क्या कर रही है, प्रेरित की स्रावित होने के लिए क्या करती है, एक्टिव करती है। तो यहाँ पे रेनिन हार्मोन अपनों ने पढ़ा था, जहाँ पे अपने मुगुआ गर्सनी गर्सिका पढ़ी थी, तो वहाँ पे अपनों ने एंजाइम भी पढ़े थे रेनिन हार्मोन के थ्रू, तो वहाँ पे ये अपने को पढ़ा हुआ है। बाकी ये दो चीज़ ध्यान रखना, किनके कार्य में ये दो हार्मोन कौन से, एट्रोपोएटिन और कौन सा, रेनिन हार्मोन। ठीक है, तो अपनों ने ये डायग्राम पढ़ लिया। एक चीज़ ध्यान रखना, मानव की जो किडनी है एक झिल्ली के पीछे छुपी होती है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। तो पेरिटोनियम झिल्ली किसे कहते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखना, मानव की किडनी पेरिटोनियम झिल्ली के पीछे क्या होती है, छुपी होती है। छुपी हुई मान लो या स्थित होती है, ऐसे स्थित हुई लिखते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेट्रोपेरिटोनियम। ठीक है, तो पेरिटोनियम झिल्ली को ही क्या कहा जाता है, रेट्रोपेरिटोनियम। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव की किडनी कहाँ स्थित होती है, किसके पीछे स्थित होती है, पेरिटोनियम झिल्ली के पीछे। उसके बाद बात करें, अपने ने दो भाग पढ़े थे यहाँ पे, एक तो कोर्टेक्स भाग जो खाली भाग है, और एक मेडुला भाग। तो इनके बारे में बात करें तो ध्यान रखना, किडनी के कितने भाग हैं, दो। तो एक तो भाग है कौन सा, कोर्टेक्स, और एक भाग कौन सा है, मेडुला। ठीक है, तो कोर्टेक्स भाग क्या करता है, इस भाग में क्या पाया जाता है, इस भाग में पाया जाता है ग्लोमेरुलस, और साथ में पाया जाता है पीसीटी। तो ये दोनों भाग किस में पाया जाता है, कोर्टेक्स भाग में। पीसीटी का मतलब है यहाँ पे प्रॉक्सिमल, और सी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कॉन्वोल्यूटेड, और टी का मतलब ट्यूब। तो ट्यूब ना लिखे इसको बोलते हैं ट्यूबल। ठीक है, तो एक प्रकार की ट्यूब होती है जो अपने को ध्यान रखनी है, ग्लोमेरुलस और पीसीटी, हिंदी में बोलते हैं इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो ये भाग पाया जाता है इसमें, कोर्टेक्स भाग में। उसके बाद मेंडुला भाग, तो मेंडुला भाग में ध्यान रखो अपने, यहाँ पे अपने ने बात की थी ये मेंडुला। तो इसमें क्या पाया जाएगा, ये जो आपको त्रिभुज क्या करके दिखाई दे रही है, जिसको क्या बोलते हैं, पिरामिड, तो यही पाया जाता है इसमें। तो मेंडुला भाग में ध्यान रखना, त्रिभुजाकार संरचना पाई जाती है, संरचना, जिसको क्या बोलते हैं, पिरामिड। ठीक है, तो ये कोर्टेक्स भाग और ये क्या हो गया, मेंडुला भाग। तो आसान है, बस इसमें ये ध्यान रखना था ग्लोमेरुलस और क्या ध्यान रखना, पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोमैक्सिकल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो आपके पास पिरामिड सूक्ष्म नलिका, तो जो भी पैरोटिड सूक्ष्म नलिका है, ये क्या करती है, ये आगे जुड़ती है किससे, वर्तनी के स्तंभ से, ये अपनों ने बात की। ठीक है, फिर क्या करता है, जो वर्तनी के स्तंभ है ये आगे डिवाइड हो जाता है किसमें, अनेक सूक्ष्म नलिकाओं में, सूक्ष्म नलिकाओं में। और ये मैंने बात की थी कि ये संयुक्त रूप से क्या कहलाएंगे आपके, तो ध्यान रखना क्या कहलाएंगे, बेलिनाई की नलिका, बेलिनाई की नली। और ये बेलिनाई की नली फिर आगे किससे जुड़ेगी, तो अपनों ने बात की थी किससे, मूत्र वाहिनी से। और मूत्र वाहिनी ये कहाँ पे, फिर ये जुड़ेगा कहाँ से, मूत्राशय से। और मूत्राशय में क्या, तो मूत्र का संग्रहण, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो एक तरह से हो गया कि आपके पास स्ट्रक्चर किस हिसाब से है। तो अपने को पता है वर्तनी के स्तंभ से पिरामिड सूक्ष्म नलिकाएं जुड़ी होती है,
फिर ये आगे बढ़ जाती है सूक्ष्म नलिकाओं में, जिनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, बेलिनाई की नली। और बेलिनाई की नली किससे जुड़ती है, मूत्रवाहिनी से। मूत्रवाहिनी फिर किससे जुड़ती है, मूत्राशय से, जहाँ पे मूत्र का क्या होता है, संग्रहण। तो ये डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, ये पिरामिड है और ये किससे जुड़ी है, वर्तनी के स्तंभ से। अब यहाँ पे आपको अंदर वो स्ट्रक्चर होती है छोटी छोटी, तो ये क्या होता है, अनेक सूक्ष्म नलिकाओं में बट जाती है। और ये कहाँ से जुड़ती है, ये जुड़ती है फिर आपकी बेलिनाई की नलिका से। फिर बेलिनाई की नलिका किससे जुड़ती है, मूत्रवाहिनी। ये जो है ये मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी किससे जुड़ती है, मूत्राशय से, जहाँ पे मूत्र का क्या होता है, संग्रहण। ठीक है। उसके बाद अपने बात करेंगे किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो मेन जो पार्ट आएगा वो कौन सा है, नेफ्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, ये भी कई बार आया हुआ है कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है। जैसे अपन ने फेफड़ों में बात की थी कि फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो कौन सी, कुंभिकाएं, जिसको क्या बोलते हैं, वायु कुंभिका। ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें, देखो ये डायग्राम है और ये नेफ्रॉन है। कई नलियों में अपनों ने बस अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा भाग क्या कहलाता है। तो सबसे पहले तो बात करें, आपके पास ये ऊपर दो नलिकाएं दिख रही हैं, इनको तो बोलते हैं धमनी, और दोनों ही धमनी है, तो एक तो कहलाएगी अभिवाही, अभिवाही धमनी, और एक है अपवाही धमनी। यहां से तो क्या है, रक्त आता है। ठीक है, सारा प्रोसेस होके, यानी इसमें उसके बाद जो अपवाही धमनी, यहाँ से रक्त बाहर जाता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, ये है आपके पास ग्लोमेरुलस, ये है ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस होता कहाँ पे है, तो ध्यान रखना कहाँ होता है, वोमेन संपुट में। ये जो आपको दिख रही है वोमेन संपुट। ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसको कहते हैं प्यालेनुमा संरचना। यह प्यालेनुमा संरचना, जिसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है। उसके बाद आपको ये नलिकाएं दिख रही हैं जो ब्लैक, इसको बोलते हैं पीसीटी, जो अभी अपने पढ़ के हैं पीसीटी। और ग्लोमेरुलस किसमें होता है, कोर्टेक्स भाग में। तो ये आपके पास पीसीटी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका नाम अपने को पता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर ये आगे इससे जुड़ जाती है, जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं हेनले का लोब, हेनले का लोब। ठीक है। तो हेनले का लोब फिर आगे ये किससे जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है डीसीटी, डीसीटी। देखो सी और टी ये तो वही है, कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। और डी का मतलब ध्यान रख लो, यहाँ पे क्या होता है, डिस्टल। और डिस्टल को क्या बोलते हैं, दूरस्थ। तो यहाँ पे हिंदी में जो पूरा नाम आ जाएगा वो क्या देगा, ये हो जाएगा दूरस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका। ठीक है। और लास्ट में ये जुड़ जाती है, ये नलिका, इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। ठीक है। बस इसमें ये नाम ध्यान रखना था जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक अभिवाही नलिका और एक अपवाही। इसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस, और कौन से में होती है, वोमेन संपुटम। और इसकी आकृति कैसे होती है, प्यालेनुमा। और एक ही से जुड़ा होता है पीसीटी से, फिर किससे जुड़ा हुआ है, हेनले का लोब। फिर ये आगे जुड़ा है डीसीटी, जिसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। और लास्ट में आपके पास संग्राहक नलिका। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग है या नहीं है। तो ध्यान रखना, ये नेफ्रॉन का भाग नहीं है, नेफ्रॉन का भाग नहीं है। तो नेफ्रॉन के भाग कौन कौन से हैं, तो ये आ जाएगा बस ग्लोमेरुलस, वोमेन संपुट, पीसीटी, हेनले का लोब, प्लीसिटी। तो नेफ्रॉन का भाग नहीं है कौन सा, संग्राहक नलिका। ठीक है। उसके बाद बात करें, नेफ्रॉन में क्या होती है, 10 लाख जटिल संरचनाएं पाई जाती है। 10 लाख क्या पाई जाती है, जटिल संरचना पाई जाती है। तो ये किस में मिलेगी अपने को, किडनी में।
तो किडनी में जो नेफ्रॉन की जो संख्या होती है लगभग कितनी होती है, 10 लाख जटिल संरचनाओं के रूप में होती है। एक तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई के बारे में बात कर ली। अब अपने बात करते हैं इसमें भाग, नेफ्रॉन के भाग। एक तो ध्यान रखना अपने को पढ़ना मेल पिगी काय। ये क्या होता है, मेल पिगी काय, ठीक है। एक अपने को पढ़ना है वोमेन संपुट। तो ये तो अपने बात करी ली वोमेन संपुट। तो देखो यहाँ से अपने बात करें इन दोनों के बारे में। तो देखो मेल पिगी काय क्या है, तो इसमें क्या होगा, अगर आपसे पूछे ग्लोमेरुलस और वोमेन संपुट, अगर ये दोनों समूह में पाए जाते हैं तो इनको ही क्या बोलते हैं, मेल पिगी काय, ठीक है। तो बस यही है कि मेल पिगी काय क्या है। एक तो ध्यान रखना ग्लोमेरुलस, और साथ में क्या होगा, इन दोनों का संयुक्त भाग वोमेन संपुट, वोमेन संपुट, ठीक है। वो किस में आ जाएगा, मेल पिगी, आसान है। और वोमेन संपुट में अपनों ने ध्यान रखा था ये कैसे करते हैं, प्यालेनुमा। और इस प्यालेनुमा में क्या मिलेगा आपको, ग्लोमेरुलस, प्यालेनुमा संरचना, ठीक है। इसी के साथ ग्लोमेरुलस तो मिलेगा, और भी कोशिकाएं मिलेंगी जिसको कहते हैं पोडोमाइट, पोडोमाइट कोशिका। अब ये पोडोमाइट कोशिका क्या करते हैं, जो भी सूक्ष्म छिद्र है उनके साथ मिलकर क्या करता है, ये वोमेन संपुट की झिल्ली को क्या करता है, पारगम्य करता है, ताकि ग्लोमेरुलस आगे जा सके, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, पोडोमाइट कोशिका। यानी ये क्या करता है, जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छिद्रों के साथ कौन मिल जाता है, वोमेन संपुट, वोमेन संपुट, वोमेन संपुट मिलता है। फिर क्या करता है, वोमेन संपुट की जो झिल्ली है उसको क्या करता है, पारगम्य, यानी पार लगा देगा, पार लगाना, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस को पार लगाने का काम कौन करता है, पोडोमाइट कोशिका, किसकी सहायता से, वोमेन संपुट की सहायता से। फिर एक आ जाता है अपने पास ग्लोमेरुलस, इसका क्या काम है, तो अपने बात करें ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। तो अपने को ये तो पता चल गया कि ग्लोमेरुलस में क्या होता है, रुधिर को लाया जाता है। तो रुधिर को लाने का काम कौन करता है, रुधिर को लाने का काम। तो ध्यान रखना अभी पढ़ के आए कौन सी धमनी है वो, अभिवाही, अभिवाही धमनी, नहीं तो ऐसे रख लो अभी आई, ठीक है। रुधिर अभी आई, ऐसे याद रख लो, तब अपने को पता रहे रुधिर को लाने का काम कौन करता है, अभिवाही धमनी। और रुधिर को ले जाने का काम कौन करता है, रुधिर को ले जाने का काम ये कौन करता है, अपवाही, ठीक है। एक पूछ लेते हैं कि अभिवाही धमनी का व्यास ज्यादा है या अपवाही धमनी का व्यास ज्यादा है। तो ध्यान रखना अभिवाही धमनी का जो व्यास है वो अपवाही धमनी से क्या ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब भी अपने बात करते हैं, जैसे मैं हमेशा ये डायग्राम बनाता हूँ। अब बताओ यहाँ से रक्त आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, तो दाब कहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अपने को पता है जहाँ पे व्यास ज़्यादा होगा वहाँ पे दाब कम होता है, और जहाँ पे व्यास कम होगा वहाँ पे दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसका व्यास क्या ज़्यादा, तो यहाँ पे रक्त दाब क्या होगा, कम, यही तो है, ठीक है। और यहाँ पे रक्त दाब क्या होगा, ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इसका व्यास क्या है, कम, रक्तदाब ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रहता है कि पानी की जो पाइप है, आप आगे से अगर थोड़ा सा बंद कर दोगे तो प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, यानी जो दाब है वो वहाँ पे बढ़ जाता है। सेम वैसे ही कंडीशन है यहाँ पे अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी की। अब देखो यहाँ पे रक्त दाब ज़्यादा है तो रुधिर यहाँ से क्या जाएगा, तेजी से वापस जाता है, ठीक है। तो यहाँ से रुधिर जो जाता है वो क्या जाएगा, तेजी से वापस, ठीक है। तो ये तो होगी ग्लोमेरुलस, इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें दो धमनी अपवाही और अभिवाही, इन दोनों का व्यास और रुधिर को कौन ले जाता है और कौन वापस लाता है। उसके बाद बात करें अपने पीसीटी, पीसीटी, और पीसीटी को क्या बोलते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में अपनों ने बात की,
तो पीसीटी की बात करें सबसे पहले तो ध्यान रखें ये किससे इसका निर्माण है, तो ध्यान रखना उत्तकों से इसका निर्माण है। उत्तक भी कैसे हैं? सरल घनाकार उपकला उत्तक, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें क्या पाए जाते हैं? अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र, और जिन्हें क्या कहते हैं? ध्यान रखना, जिन्हें कहते हैं सूक्ष्माणुकुर। तो ये ध्यान रखना, ये क्या करते हैं? जो पीसीटी का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देते हैं, पीसीटी का जो क्षेत्रफल है उनको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। और ध्यान रखना जिसमें सूक्ष्माणुकुर पाया जाएगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाएगी, ये ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो किससे बना होता है? ये सरल घनाकार उपकला उत्तकों से बना होता है, जिसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं सूक्ष्माणुकुर। और ये करता है क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करता है। और इसमें क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें पीसीटी में। तो ये तो बात होगी पीसीटी के बारे में। अपना एक रह जाता है डीसीटी हेनले का लूप, और लास्ट में रह जाएगा संग्राहक नलिका। तो ये अपनी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।